हो गया। चलिए देखिए, कल हम लोग पढ़े थे कि दो तार एक दूसरे के समांतर हो, बीच का दूरी क्या हो r, और दोनों तार की लंबाई कितनी हो l, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होता है ना, और इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है I1, और इसमें क्या चीज I2, तो लगने वाला बल F का जो मान होता है वो F/L और μ0/4 2I1 इंटू I2/R। क्या ये फॉर्मूला हो गया था? हम लोग को इसी पर न्यूमेरिकल करना है, तो इसलिए लिखिएगा आंकिक प्रश्न, या आप उदाहरण में लिखिएगा AG1। आंकिक प्रश्न मत लिखिए, AG1 लिखिएगा। उदाहरण 1 लिखिए, 5 मीटर लंबाई वाले, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, 5 मीटर लंबाई वाले 5 मीटर लंबाई वाले दो तार एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, और इनमें एक ही दिशा में क्रमशः 6 एम्पियर और 9 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित हो रही है। यदि तारों के बीच की दूरी 15 मीटर हो, तो दोनों तारों के बीच धारा के कारण लगने वाला बल ज्ञात करें। देखो बाबू लोग, 5 मीटर लंबाई वाले दो तार हैं जिनकी लंबाई कितनी है 5 मीटर। दो तार, इनकी लंबाई 5 मीटर, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास L का मान 5 मीटर है। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि एक दूसरे के समांतर हैं, इनमें एक ही दिशा में क्रमशः 6 एम्पियर और 9 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि I1 का मान कितना है 6 एम्पियर, I2 का मान कितना है 9 एम्पियर, इतना दिया हुआ है, प्रवाहित हो रही है। यदि तारों के बीच की दूरी, तो तार देखो है, देखो दो तार हो गया ना, तो इसके बीच का दूरी को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना मीटर है 15 मीटर। इसमें प्रवाहित हो रहा था 6 एम्पियर, इसमें प्रवाहित हो रहा था 9 एम्पियर, तो ये I2 था और ये क्या है I1। उसके बाद तार की जो लंबाई है, ये पूरा लंबाई लेंथ देखा जाए तो L बराबर टोटल कितना है 5 मीटर। इस यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिगर में ही हम समझ सकते हैं, या वहां लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। R इक्वल टू कितना हो गया हमारा 15 मीटर। अब ये कह रहा है कि इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करें, तो बताइए इनके बीच लगने वाला कौन सा बल होगा, आकर्षण की प्रतिकर्षण? हाँ, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो आकर्षण होगा। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि धारा दोनों एक ही दिशा में होगा, एक ही दिशा में होगा तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव होगा धारा। अगर ये विपरीत हुआ तो एगो निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव धारा। तो विपरीत रहेगा ना, तो फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन एगो धारा पॉजिटिव लेना है और एगो निगेटिव लेना है, तभी तो दोनों पॉजिटिव ही लिया जाएगा। तो उस कंडीशन में F/L फॉर्मूला होता है μ0/4 इंटू 2I1 इंटू I2 बटा में R। F के मान निकालना है,
एल कितना दिया है 5, तो 5 लिख देंगे। इसका पूरा मान ये तो फिक्स है 10⁻⁻7, समझ में आया? ये तो हमेशा यही लिखाएगा, गुना 2 I1 6 और I2 9 बटा में 15, नीचे से नीचे कट जाएगा, 5 3 15, 3 से 3 दूना 6, अब 9 दूना 18, 18 दूना 36, तो हम यहाँ पे 36 गुने 10⁻⁻7। अब यहाँ एगो दिमाग लगाना है, देखिए क्या करना है। 36 और गुने 10⁻⁻7 है, अगर हम 10⁻⁻6 लिख दें तो एगो 10⁻⁻1 अलग साइड हो जाएगा है। 36 गुने 10⁻⁻1 जब आएगा तो बाटा में भेजोगे तो 36 बटा 10 होगा, अब भाग दोगे तो 3.6। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब इसमें हम -7 के बजाय -6 करेंगे तो दशमलव लग जाएगा, समझ में आया? तो होगा कितना 3.6, ये समझ में आ रहा है? जैसे कि 3.6 और उसके बाद गुना में 10 के पावर क्या कर दिए -6 कर दिए, ये बात बुझा गया? जैसे कि 10 के पावर -7 था तो हमने इसको कैसे लिख दिया, ऐसे लिखा ना जी, ये देखो। अब इसको जोड़ेंगे तो 10 के पावर क्या आ जाएगा -7, यही बाटा में आया तो भाग हो जाने की वजह से ये कितना हो गया 3.6। तो बस ये आपको अब समझ में आ गया, इतना को क्या बोलते हैं माइक्रो बोलते हैं। तो 3.6 माइक्रो, और यहाँ पे ही ध्यान रखना है कि इसका यूनिट क्या होगा। तो एक नया चीज आप यहाँ पे समझिए, एफ के नीचे क्या था एल, एफ का मात्रक न्यूटन होता है, एल लंबाई है तो मात्रक किसका मीटर होता है। भले ही 5 से ये कट गया तो आपको लगेगा कि एल कट गया, लेकिन कटने के बाद 1 तो आया ना, तो 1 मीटर रहा कि नहीं रहा, तो हमेशा नीचे मीटर जरूर रहेगा, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन प्रति मीटर। तो हम भी यहाँ आंसर क्या लिखेंगे न्यूटन प्रति मीटर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3.6 माइक्रो न्यूटन प्रति मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? चलो ये आप नोट कर लीजिए, फिर एक सवाल देते हैं बनाने के लिए। क्वेश्चन लिखो बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। दो तार एक दूसरे के समांतर और 16 मीटर की दूरी पर हैं। दो तार एक दूसरे के समांतर और 16 मीटर की दूरी पर हैं। 16 मीटर की दूरी पर हैं और इनकी लंबाई और इनकी लंबाई और इनकी लंबाई और इनकी लंबाई 4 मीटर है और इनकी लंबाई 4 मीटर है। यदि दोनों तारों में प्रवाहित धारा 8 एम्पीयर और 10 एम्पीयर हो, यदि दोनों तारों में प्रवाहित धारा 8 एम्पीयर और 10 एम्पीयर हो, प्रवाहित धारा 8 एम्पीयर और 10 एम्पीयर हो, तो इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करें। तो इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करें। चलिए आंसर बताइए बनाकर।
2 माइक्रो न्यूटन प्रति मीटर, 2 माइक्रो न्यूटन प्रति मीटर। ये एक आदमी का आंसर आया है। और कोई बाबू लोग बताइए। 4 चौके चार माइक्रो न्यूटन प्रति मिनट। एक बार फैराड बोल दिला गलती से, माइक्रो के बाद फैराड बोले की आदत हो गया है। 4 माइक्रो न्यूटन प्रति मीटर। सोनी इतना आया है तुम्हारा। और किसी का आया है क्या 4 माइक्रो न्यूटन पर मीटर? एनीबॉडी हाथ उठाइए जिनका जिनका आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग समझ में आ गया। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि सच में है क्या। तो आपने फॉर्मूला लिखा होगा F/L μ0/4 टू I1 इंटू I2 बटा में R, और इसमें F निकालना है। L कितना दिया है? 4 दिया है। इसका वैल्यू 10 का पावर -7 गुना टू I1 का मान 8, I2 10, R 16, 4 से 4 चौका 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4, तो 4 तो हो गया, लेकिन इस 10 से इसको गुना करोगे तो ऑटोमेटिक ये 10 का पावर -6 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 4 माइक्रो न्यूटन प्रति मीटर आंसर। बात बुझाया? तीसरा क्वेश्चन लिखिए। जो बच्चे नहीं बनाए हैं नोट कर ले, और तीसरा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बोले, एकांक लंबाई के 2 तार एक दूसरे के समांतर है। एकांक लंबाई के 2 तार एक दूसरे के समांतर है। एकांक लंबाई के 2 तार एक दूसरे के समांतर है और उनके बीच की दूरी भी इकाई है। और उनके बीच की दूरी भी इकाई है। और उनके बीच की दूरी भी इकाई है। यदि दोनों तारों में एक ही दिशा में, यदि दोनों तारों में एक ही दिशा में दूरी भी इकाई है, इकाई। यदि दोनों तारों में एक ही दिशा में 1-1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, 1-1 हिंदी में लिखेंगे, 1-1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, 1-1 एम्पियर की धारा प्रवाहित, ऐसे लिखना है, 1-1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इनके बीच लगने वाला, तो इनके बीच लगने वाला बल, तो इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करें। बता सकता है सब? बनाओ। बताइए आंसर। जीरो 0.2 माइक्रो न्यूटन प्रति 2 गुने 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर, यही ना? बहुत बढ़िया। वैसे तो इसका मतलब ही यही होगा ना जी।
दोनों सही है। चलिए सब लोग समझ लीजिए, तार हो गया और इनके बीच कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? 1 एम्पियर 1 एम्पियर। बीच की दूरी इकाई है, इकाई मतलब 1 मीटर, और लंबाई भी कितना है? 1 मीटर है, यानी सब कुछ क्या है? 1 है। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें F/L इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1 इंटू I2 बटा R, तो F/L का वैल्यू भी 1, सब एकांक लिखा है तो एकांक मतलब 1, 10 का पावर -7 गुने 2, और ये 1, ये भी 1, और दूरी का भी मान क्या है? 1। तो देखा जाए तो F बराबर आया 2 गुने 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर। लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, पर इसको आप ऐसे ही लिखिएगा। अब आपको एक बहुत अच्छा बात सिखाने जा रहे हैं। इसमें आपको याद होगा कल कि F/L क्यों हम लिखते हैं, ये इसका जवाब। और दूसरा चीज कि आपको ये भी बोले थे कि हम लोगों ने बहुत पहले एक सवाल पढ़ा था जिसका जवाब गलत पढ़ते आ रहे हैं। जैसे आपके सामने एक सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एम्पियर की परिभाषा किस पद में दी जाती है? ऑप्शन ए कूलॉम के पद में, ऑप्शन बी धारा के पद में, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र के पद में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एम्पियर की परिभाषा किस पद में दी जाती है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, जबकि आप I बराबर फॉर्मूला जानते हैं Q/T, और Q/T होता है तो Q मतलब कि आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलॉम, और T का मात्रक सेकेंड, और कूलॉम प्रति सेकेंड को ही हम एम्पियर बोलते हैं। समझ में आया? तो इस हिसाब से अगर हम आपसे पूछें कि ये डेफिनेशन तो आप पढ़े हुए हैं, लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि एम्पियर की परिभाषा किस पद में दी जाती है, तो इसमें से आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? कूलॉम के पद में। ये बात समझ में आया? जो कि पूरी तरह से गलत है। आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के पद में, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी पूरी तरह से गलत है। अरे हाँ, धारा के पद में, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। लेकिन ऐसा आंसर मैं कभी देखा नहीं था कि बाबू लोग सब कोई पहले बोला ये होगा, ये नहीं, अब ये गलत हो गया, तो 100% यही होगा, सी। और पूरा श्योर था, गलत हो गया बेचारे का, तब बी बचलाई, तो बी गलत। तो आंसर क्या होगा? अब तुम जो न्यूमेरिकल बनाए हो उसको देखो, और यहाँ देखो, ध्यान देना। इस न्यूमेरिकल में एक लघुत्तरीय प्रश्न छिपा हुआ है। वो प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है और पूछता है, ये तो बहुत बड़ा है। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब अगर समझ गया तो तुमको एम्पियर का परिभाषा समझ में आ जाएगा कि एम्पियर का मतलब क्या है। ये 2 गो तार है और दोनों तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हमें नहीं पता कि इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है। अगर हम मान ले थोड़ा देर के लिए कि हमें नहीं मालूम कि इन तार में कितना धारा बह रहा है, भूल जाते हैं। अगर 2 तार है और इन दोनों तार को एक दूसरे के समांतर रख दें, और तार की लंबाई तो माप सकते हैं कि हाँ ये कै मीटर का है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास मीटर मौजूद है। तार की लंबाई माप करके कि 1 मीटर लंबा तार ले लेते हैं,
तो ये तार कितना मीटर ले लिए, 1 मीटर। ऐसा ही एक और तार ले लिए, उसका लंबाई भी कितना है, 1 मीटर। ये माप सकते हैं कि नहीं, माप लिए। दोनों को 1 मीटर के दूरी पर रख दिए, ये भी माप सकते हैं। जब हम 1 मीटर की दूरी पर रखें और रखने के बाद इसमें धारा का प्रवाह शुरू किए, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करना शुरू करेंगे। जब आकर्षित करना शुरू करेंगे तो हम कहेंगे ना कि इसमें बल लग रहा है। और हम बल के बारे में जानते हैं कि बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, है ना। ऐसे F के तो अनेकों फॉर्मूले हो सकते हैं। तो हमारे पास इसमें जो बल लग रहा है, अगर हम बल का मान पता कर लें या फिर ये बोलें कि इनके बीच लगने वाला जो बल है वो अगर 2 गुने 10 के पावर -7 न्यूटन हो, इतना बल लग रहा हो, इतना न्यूटन का अगर बल लग रहा हो, तो बताओ ये आंसर तुम्हारा कितना धारा रखने से आया था, 1 एम्पीयर रखने से आया। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर इन दोनों तारों के बीच 2 गुने 10 के पावर -7 न्यूटन का बल लगे, तो उस स्थिति में इस तार में बहने वाली धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। ये बात बुझाया। तो अब आपसे पूछे कि एम्पीयर की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा देखिए कितना अच्छा परिभाषा हो गया कि यदि 2 तार की लंबाई एकांक हो। अब एकांक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर के बजाय 1 सेंटीमीटर का भी तो ले सकते हैं। समझ में आया, इसलिए हम 1 बोलेंगे। या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एकांक लंबाई के 2 तार हो और उनके बीच की दूरी भी एकांक हो या इकाई हो, और यदि इन दोनों तारों में धारा प्रवाहित किया जाए और इनके बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल 2 गुने 10 के पावर -7 न्यूटन आरोपित हो, तो उन दोनों तारों में बहने वाली धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। और ये एम्पीयर का परिभाषा हुआ। अब ध्यान दो कि लगने वाला हम क्या बोले हैं, बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। यानी कि एम्पीयर की परिभाषा किस बात पर निर्भर करती है, बल पर निर्भर करती है। तो आंसर होगा बल के पद में। इस ऑप्शन में अगर रहता बल के पद में तो आंसर बल हो जाता। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन में अगर कहीं रहता बल के पद में तो बल के पद में आंसर। तो एम्पीयर की परिभाषा कूलॉम के पद में कभी नहीं दिया जाता है, हमेशा किसके पद में हम देते हैं, बल के पद में। ये बात क्लियर हो गया। चलिए, तो ये आप लोग तो बना लिए हैं ना, ये बना लिए हैं। ये ऑब्जेक्टिव उतार लिया, उतार लो। यहाँ पे हम आंसर इसका लिख दे रहे हैं बल के पद में। अब इसके बाद एक लघुतरीय प्रश्न लिखिएगा, एम्पीयर की परिभाषा क्या है। इसको उतारने के बाद लघुतरीय प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पीयर की परिभाषा क्या है। बोले, बोले, क्वेश्चन लिखो, एम्पीयर की परिभाषा क्या है। आंसर, एकांक लंबाई के 2 तारों के बीच की दूरी, एकांक लंबाई के 2 तारों के बीच की दूरी एकांक हो। एकांक लंबाई के 2 तारों के बीच की दूरी, एकांक लंबाई के 2 तारों के बीच की दूरी एकांक हो, एकांक हो। और दोनों तार एक दूसरे के समांतर हो।
और दोनों तार एक दूसरे के समांतर हो, एवं उन दोनों तारों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, एवं दोनों तारों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 2 गुना 10 के पावर -7, 2 गुना 10 के पावर -7 न्यूटन, खाली न्यूटन लिखिएगा, प्रति मीटर नहीं, 2 गुना 10 के पावर -7 न्यूटन हो, तो उन दोनों तारों में बहने वाली धारा को, तो उन दोनों तारों में बहने वाली धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। तो उन दोनों तारों में बहने वाली धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। तो उन दोनों तारों में बहने वाली धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। चलो हो गया। एक एम्पीयर कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, आगे और न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट अभी पढ़ने बाकी हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। हम लोग का आगे का कॉन्सेप्ट है कि यदि, लिखिएगा, यदि कोई आवेशित कण, आवेशित कण यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हो, गतिशील हो, तो उस पर आरोपित चुंबकीय बल, आरोपित चुंबकीय बल, हम लोग को यही समझना है कि अगर कोई आवेशित कण हो, आवेशित कण तो प्रायः इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। तो हमारे पास अगर धारा का बात किया जाए कि हमारे तार में अगर धारा का प्रवाह हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब हुआ कि एक चार्ज पार्टिकल, मतलब एक आवेशित कण गतिशील है। आवेशित कण अगर गतिशील है तो उसी चीज को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, जैसे आपको हम बता चुके हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए तो ये कैसे बनता है। तो आपको बोले थे कि आवेश अगर रुका हुआ हो, विराम में हो, तो वो केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है। आवेश गतिशील हो तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है। लेकिन गति दो तरह का होता है, एक होता है समान चाल से, एक असमान चाल से। कभी ज़्यादा स्पीड हो जाना, कभी कम हो जाना, या तो ज़्यादा होते रह जाना। तो जिसमें चाल कम या ज़्यादा होते रहता है उसको हम कहते हैं त्वरित गति। यानी कि आवेश क्या हो? त्वरित हो। हम अगर बोले कि आवेश त्वरित है, इसका मतलब वो असमान चाल से गतिशील है। समान चाल का मतलब हुआ कि अत्वरित, मतलब जिसमें कोई त्वरण नहीं हो। तो जो जिसमें कोई त्वरण नहीं होता है, जैसे कोई अगर त्वरण नहीं है किसी चीज में, तो वो केवल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाएगा। लेकिन अगर कोई त्वरित है तब 3 तरह का चीज बनेगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए, आइए समझते हैं
ऐसा ही कुछ डिजाइन यहाँ पे तैयार करते हैं। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र, पहले बताइए चुंबकीय क्षेत्र मुझे बनाना है, तो एक चुंबक बना लेते हैं, एक नहीं 2 चुंबक बनाते हैं। देखिएगा यहाँ सेटअप, हाँ तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 2 चुंबक लिए हैं, इसमें ये वाला जो जगह है ये साउथ पोल हो सकता है और ये नॉर्थ पोल, और इस वाले को भी हम साउथ पोल मान लेते हैं और ये अच्छा। अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अब यहाँ से यहाँ जा सकती है, कुछ तो इधर जाएगी कुछ इधर भी जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है अब यहाँ से निकलते हुए हम इसमें दिखा सकते हैं कि यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें जा करके प्रवेश कर रही है। इसको बाहर से ही दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं नॉर्थ से साउथ में इन कर रही है। तो अब बताइए ये जो जगह है ये जगह क्या कहलाएगा? बिल्कुल, ये वाला जो जगह है ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। पढ़िए, कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, गतिशील हो, तो अब हमको क्या करना है? आवेशित कण इसमें लाना है। आवेशित कण कैसे ला सकते हैं? तो एक तार बिछा देंगे इसमें, कैसा हूं, और उस तार में धारा प्रवाह कर देंगे। तो धारा जब प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने के अंदर तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करना शुरू कर देगा। तो हम इसमें एक तार लगा दे रहे हैं भाई, मान लीजिए ये हमारा वायर है और इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया यहाँ से ऐसे, ये धारा कितना है? आई है। अब ये धारा इसमें बह करके ऐसे इधर जा रहा है, आप किसी तरह भी बिछा सकते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे इस चीज को ठीक से समझना है, एक उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण जैसे मान लीजिए जयमाला हो रहा है ठीक, आए के कर अच्छा मान लो जैसे कि मान लो कि जयमाला होने वाला है, दूल्हा तुम लोग देखता होगा बारात रात जब बारातिया सब जब जाता है, ज्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन जिसका उस टाइम में उम्र हो गया है कि हाँ हमरो तो बियाह होए, इमेजिनेशन इमेजिनेशन, जैसे अब लड़का लड़की स्टेज पर है, पूरा सब लोग इधर उधर है, और हमारे गांव देहात में देखिए क्या होता है, कुर्सी अगर है तो कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ जाएगा और ओकर टांग जौन रहेगा ओलर गया कि कब टूटी आए, और सब लड़की सब देखिए बहुत बढ़िया से मेकअप उकअप करके पूरा, जितना ओकरा घर में घर अथी लड़की तो छोड़ा ओमे आंटी जी भी जितना लोग होती है वो पूरा मेकअप हेंग खाली कर देता है, इतना आ जाइए पूरा पूरा लगा के स्टेज पर। आज देखिए हम उहे देखे नहीं तो वो पूरा दम चढ़ गए स्टेज पर पूरा। अब शुरुआत दुल्हा दुल्हन दोनों में, अब भाई दुल्हा चुपचाप, अब दुल्हा जो है फर्स्ट टाइम उसका फर्स्ट टाइम शादी होता है, मतलब कि जीवन में पहला ना मैंने ऐसे देखिए, अब जीवन का पहला उसका जो समय है वो जो इवेंट, हाँ अब क्या है कि वरमाला पहनाने के लिए तैयारी शुरू है। तो वरमाला जब जैसे ही लड़का लड़की को या लड़की लड़का को डालता है तो उस समय लोग देखने के लिए कितना मतलब उतावला रहते, एक्साइटेड रहते हैं, कौन के न पूरा भीड़ एकदम पूरा भीड़ है,
अब भीड़ में अगर कुछ लोग हैं जो जता गया है, जो कमजोर है, उसी में गाड़ी शुरू, हटबे की ना, हट जो आए। अब आप उसमें कमजोर हैं अगर, तो आपको अगर कहीं लग गया, कौनो एगो मरलक, ओकरा बाद तो कहीं आओ बाहर पे आओ। हाँ, तो कहने का मतलब है कि आपको चोट कहीं भी लग सकता है और गिर कहीं भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिधर बल लगेगा उधर गिरिएगा, समझ में आया? जिधर से फोर्स लगेगा उधर गिरने की संभावना जरूरी नहीं है। किधर भी बल लगेगा और किधर भी आप गिर सकते हैं, उतना भीड़ भाड़ में। तो बिल्कुल यहाँ पे वही हो रहा है। हाँ, यो बात है, यो बात हो सकता है। तो अब ध्यान से सुनिए, इमेजिनेशन कीजिए कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मतलब सारा बरतिया इसमें आ गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दुल्हन के तरफ से भी बहुत आदमी है, ताहे देखो, आई गांव वाला हो गया पूरा चलल, आई गांव वाला चलल, पूरा बरतिया गांव वाला, बीच में यही में एक कोनो दूगो इलेक्ट्रॉन है, आई गांव वाला में से कोनो एगो है जो दुल्हा है, इलेक्ट्रॉन दुल्हन कोनो है, शादी होने वाला है, वरमाला पहनाने। अब जब चोट लगेगा तो कभी कभी क्या होता है कि दूल्हा का भी स्टेज पलट जाता है ना, या कभी कभी पूरा इलेक्ट्रॉने पर फोर्स। तो अब ये जाएंगे किधर जाने वाले, यही बता, बस खाली देख, वो तो प्रैक्टिकल ठीक है, लेकिन यहाँ नियम के अनुसार जाना है। यही खाली आज समझ गए तुम लोग, तो आज का ये क्लास जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ समझे के बाद तो यहाँ समझना है कि इस तार पर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इसमें धारा बह रही है, उस पे बल किधर लगेगा, यही आपको बढ़िया से समझना है। तो पहले बल निकाल लेते हैं, तो फिर आपको बताएंगे कि वो जाएंगे किधर, ठीक है। तो बल कितना लगेगा पहले देखिए, पहले धक्का लगेगा तब ना आदमी केनहु गिरेगा, केने गिरेगा बाद में, पहले जानते हैं कि कितना जोर से धक्का लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि गाँव वाला ऐसा करते हैं कि हम इसको बरतिया मान लेते हैं, इसको गांव वाला इसलिए मान रहे हैं कि बरतिया बी से बरतिया हो जाएगा, अब बी से चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं? तो देखिएगा बी से बरतिया, तो बी लिख लिए, है ना। आप बराबर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो बी बराबर एफ बटा एम, ये फॉर्मूला होता है, एफ ही ना बल लगेगा। तो अब सुनिए, इससे गुना कर देंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एम हो जाएगा। अब देखिए ये एफ जो इस पर लगने वाला है, धारा पर जो बल लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, बी के कारण, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण। चुंबकीय क्षेत्र जो इधर से बन रहा है, इस पर आके बल लगा रहा है, और वही बल एफ बराबर क्या है, बी एम। क्या ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं? तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला होता है। अब ये कौन चीज का फॉर्मूला हो गया, चुंबकीय बल का। और हमको क्या निकालना है, हाँ, आरोपित, इस पर आरोपित चुंबकीय बल निकालना है। अब एम का फॉर्मूला बताइए, क्या पढ़े हैं आप लोग? आप बी का भी फॉर्मूला बताना है, बी का भी फॉर्मूला बताना है, और साथ ही साथ एम का भी फॉर्मूला बताना है। तो अच्छा, ऐसा करते हैं कि बी का फॉर्मूला नहीं, इसमें बी का फॉर्मूला नहीं बताना है, आपको केवल एम का फॉर्मूला बताना है। तो बताइएगा ध्यान से, एम बराबर क्या होता है, आई एल। आई का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। क्या हम यहाँ पर क्यू बाई टी इंटू एल लिख सकते हैं? अब ठीक से देखिए, आई के जगह पर क्यू क्यों लिखे, क्यों लिखे, वाह। अब क्यों लिखे हैं ये समझिए, इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आवेशित कण पर, हमको धारा का बात नहीं करना है, हमको आवेशित कण का बात करना है, और आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के लिए, आवेश के लिए क्या यूज किए हैं, क्यू।
क्लियर हुआ? तो m के जगह पर बताओ क्या लिखा जा सकता है? b लिख लेंगे और m के जगह पर q l, आप बाटा में क्या लिख सकते हैं? t। बोलो ये लिख सकते हैं। अब l एक प्रकार, l तो तार का लंबाई हो गया, l तार का लंबाई हो गया। लंबाई दूरी हो सकता है, दूरी तो लंबाई ना होता है एक तरह से। तो अगर बी क्यू लिख करके और इसको एल बाई टी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक से देखा जाए तो एल बाई टी जो है वो दूरी बटा समय है, और दूरी बटा समय किसका फॉर्मूला होता है? चाल का। और इसको सूचित करते हैं किस चीज से? भी से सूचित करते हैं। तो बोलो यहाँ भी लिख सकते हैं, बी क्यू भी। बोलो भी किसका चाल है? आवेशित कण का। आवेशित कण कौन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर हुआ? तो उसमें जो कण, आवेशित कण जो फ्लो हो रहा है उसका कुछ तो चाल होगा, और उसी चाल का मान क्या है? भी। अब ठीक से देखिए, बी चुंबकीय क्षेत्र है। बोलो इसमें दिशा है कि नहीं है चुंबकीय क्षेत्र में? तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि हुआ। आवेश, क्या ये सदिश राशि है? नहीं, आवेश सदिश राशि नहीं है। बी, उसके बाद भी कौन सा राशि है? भी सदिश राशि है, वेग बोल सकते हो। इसमें डायरेक्शन है ना जी, तार में इधर से उधर जा रहा है तो इसमें डायरेक्शन हुआ। जब धारा बह रहा है तो एक तार में दिशा में बह रहा होगा, तो इसमें डायरेक्शन होने की वजह से ये कौन सा राशि हो गया? सदिश। तो यहाँ पे जिसको दूरी बटा समय बराबर चाल बोल रहे हो, तो आपको मालूम है कि वेग को भी हम चाल बोलते हैं, इसलिए ये कौन सा राशि हो गया? सदिश राशि। अब एक और सवाल, तब आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तिलक की पहले छेका? पहले छेका ओकरा बाद तिलक। तो ये बताओ कि पहले इसमें बल लगेगा, पहले बल लगेगा कि पहले आवेश जाएगा तब बल लगेगा? हाँ, ऐसा नहीं ना होगा कि पहले बल लग गया तब आवेश गया है। फिर पहले जाएगा तो पहले भी कि पहले बी? पहले भी मतलब पहले जाएगा और तब बल लगेगा, मतलब ओकरा बाद बी, चुंबकीय क्षेत्र बल लगा भी होगा तभी तो बी होगा। बात बुझाया? तो इसलिए ठीक से देखिए, क्यू तो अदिश राशि है, उसमें कोई दिशा नहीं है। क्यू तो उसका परिमाण है ना आवेश का, तो क्यू छोड़ दो। अब ओकरा बाद बताओ पहले भी कि बी? पहले भी, ओकरा बाद क्या चीज? बी लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, ये किसका फॉर्मूला है? एफ का फॉर्मूला है। एफ कौन सा राशि है? सदिश राशि है। क्यू कौन सा राशि है? सही, तो कांस्टेंट हो गया। भी कौन सा राशि है? और ये कौन सा राशि है? जब दो सदिश में गुना होता है तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि उसका आंसर अगर अदिश हुआ तो अदिश गुणनफल कहलाता है, और सदिश हुआ तो सदिश गुणनफल। तो बताओ इसमें कौन सा गुणनफल होगा? सदिश की अदिश, माने क्रॉस प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट है? सिंपल है। बल कदी कौन सा राशि है? सदिश बराबर सदिश है तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसलिए एफ बराबर, क्यू तो कांस्टेंट है, तो वेक्टर भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? वेक्टर बी। ये आपका एफ का फॉर्मूला हुआ, और एफ पर भी क्या हो जाएगा? वेक्टर। ये चुंबकीय बल का कौन सा रूप हुआ? सदिश रूप हुआ। और यही अगर आपसे हम पूछ दे अदिश रूप, तो एफ बराबर क्यू भी बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये कौन सा रूप हो गया? अदिश रूप हो गया। अच्छा, क्रॉस में डॉट साइन लगेला कि कोस लगेला? क्रॉस में हम का लगेली हैं? अदिश रूप के मतलब भइल कि वेक्टर हटा देना। हम रूप में बोले हैं, गुणनफल थोड़ी बोले हैं। समझ में आया? इसका फॉर्मूला क्या हो गया? क्यू भी बी साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला हुआ? एफ का, यानी कि चुंबकीय, ये चुंबकीय बल का ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया। चुंबकीय बल। ये बताओ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो क्यू का क्यू उतार दिए, इसके बाद हम ए बी साइन थीटा, तब भी साइन थीटा लिख दिए कि नहीं? इस पर वेक्टर है? नहीं, वेक्टर नहीं है तो इसको कौन सा रूप बोलेंगे? अदिश रूप बोलेंगे। ये फॉर्मूला समझ में आया? अब इसका दिशा का बात हो रहा था, तो आपको क्रॉस आ गया तो दिशा समझ में आ गया। पहले भी पर हाथ ले जाएंगे अपना, फिर किस पर हाथ ले जाएंगे? बी पर,
और अपने हाथ को घुमाते हुए ले जाएंगे तो अंगूठा जिधर होगा उधर ही दिशा होगा किसका, बल का। तो चलो देख लेते हैं एक बार फिगर में कि भाई गिरेगा किधर। तो पहले हाथ किस पर रखना है, भी पर। भी किधर है, ऐसे, चलो ऐसे हाथ रख दिए, समझ में आया। अब हई जोन चीज है ये लेके कहाँ जाना है, बी के पास ले जाना है, बी के पास। जैसे देखो हई दूगो तीर का चिन्ह, एगो है भी है, हई एगो क्या है बी, ये वेक्टर भी, ये वेक्टर बी। बस तुमको करना क्या है कि पहले अपने हाथ, दाहिना हाथ को किस पर रख देना है, भी पर, लेके जाना है किधर, ऐसे लेके जाए, अंगूठा इधर हुआ। तुम अपना हई वाला चीज जो है ना भी से शुरू करना है और कहाँ पहुंचना है, बी पर। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखो ये जा रहा है, तभी इसी में ना है, धारा के दिशा में कर दिए ऐसे। अब अपना हाथ घुमाएंगे, ऐसा डायरेक्शन में घुमाएंगे कि हमारा ये वाला चीज कहाँ चला जाए, तब भी तहने है। देख तीर का चिन्ह लग रहा है, ये तीर के पास आना है तो हम अपना हाथ ऐसे घुमाएंगे और घुमा के, घुमा लिए, अब जाएंगे ऐसे तीर के पास, किधर हुआ, यानी कि दूल्हा केने गिरेगा, अंदर। समझ में आया, पीछे, स्टेज के पीछे। जैसे ही जयमाला होगा स्टेज उलट देगा सब, अब पीछे है। उससे मतलब नहीं कि वो नाला में जाओ चाहे कुछ हो, बल किधर लगेगा पूछा गया। ऐसे बल पता करने आ गया, और बल का फॉर्मूला समझ में आया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यू भी बी साइन थीटा। कल हम लोग लॉरेंज बल पढ़ेंगे। चलिए इसको